हेलो दोस्तों, मैं गुकलेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल गुकलेश उपाध्याय 2022 में। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति जिसके बारे में हम छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे संख्या पद्धति को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा। और जैसे सवाल है आपका पहला, 98, 67, 45 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे शॉर्ट में बोल देंगे आप पीवी। और जातीय मान को बोलते हैं आप फेस वैल्यू, जिसे आप बोल देंगे एफ वी। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसका यह दर्शाता है कि वह किस स्थान पर अपना वजूद रखती है। और जातीय मान का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जिसका जो रियल मान है वह उसका वही होता है। जैसे 7 का 7 है, 5 का 5 है, 4 का 4 है, 8 का 8 है और 9 का 9 है। लेकिन स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी वैल्यू का, किसी भी संख्या का प्रत्येक उसके अलग अलग स्थान पर अलग अलग मान होता है, वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे इस सवाल में दिया हुआ है कि आपको पूछा है कि अंक 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। तो इस 7 का जो स्थानीय मान होगा वो आप करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात 7 का जो स्थानीय मान है वो आपका यहाँ पर है 700 और 7 का जो आपका जातीय मान है वो है आपका 7। तो ये जो है वो स्थानीय मान है आपका 700 और ये है आपका जातीय मान। तो पूछा है आपसे इन दोनों का अंतर क्या है। तो यहाँ 7 का स्थानीय मान 700 है और 7 का जातीय मान 7 है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 693। तो इस प्रकार आपका इस सवाल का आंसर होगा 693। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका संख्या 7964836 में अंक 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहाँ एक 6 ये है और एक आपका ये 6 है। तो इस 6 का जो स्थानीय मान है वो आपका 6 है और इसका जो स्थानीय मान है वो आपका 6 4 टाइम 0। तो इस तरह इस पहले वाले 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6 है और दूसरे वाले 6 का जो स्थानीय मान है वो आपका है 60,000। तो इस प्रकार इन दोनों का जो अंतर है वो है आपका 59,994, जो कि आपका आंसर है। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे सवालों पर बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल एक इन तीनों चारों में रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह आपकी भाजक कहलाती है। तथा इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको भाग देना है 115 में 7 का, तो 7 एकम 7 बचे आपके 4, 45, 5 उतारने के बाद 45, तो 7 छेंगे 42, आपको मिलेगा यहाँ से 3। तो ये जो 7 है आपका ये कहलाएगा आपका भाजक, ये है आपका भाज्य और ये है आपका भागफल और ये कहलाएगा आपका शेषफल। इंग्लिश में इसको क्वोशिएंट कहते हैं, ये रिमाइंडर होता है और इसको डिवीजर और ये होता है आपका डिविडेंड। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो यहाँ जो भाज्य संख्या है वो आपकी कौन सी है, 1265। किस संख्या से भाग दे, इसका मतलब है कि आपसे भाजक पूछा गया है, तो भाजक को भाजक रहने दें इंटू भागफल। भागफल है आपका 84 प्लस शेष है आपका 5। तो इस तरह से 5 को इधर लाएंगे आप, तो 1265 में से 5 जाएगा तो 1260 बराबर आपका बचेगा भाजक गुणा 84। तो 84 से जब इसको आप काटेंगे तो ये कटेगा 15 टाइम्स, तो आपका जो भाजक होगा वो होगा 15। इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 15।
इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है आपका, किसी भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। यदि शेष 30 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 750, 570, 560 और 705। तो यहाँ इस सवाल में दिया है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना और शेष का 2 गुना। तो पूछा है भाज्य का मान ज्ञात करो यदि शेष आपका 30 दिया है। तो यहाँ दिया है आपको शेषफल 30। जब आपको शेषफल 30 दिया है तो जो आपका भाजक है वो ये कह रहा है कि जो भाजक है वो आपका शेष का 2 गुना है। तो आपका जो शेष है वो 30 है और उसका 2 गुना। तो यहाँ से भाजक आपका निकल के आ जाएगा 30 गुणा 2 60। तो यहाँ से भाजक आ गया आपका 60। और आगे कह रहा है पुनः कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना। तो ये दोबारा जो पुनः कह रहा है आपसे, वो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो भाजक बराबर रहेगा भागफल का 5 गुना। हमें पता है कि भाजक यहाँ पे आप 60 निकाल चुके हैं, तो भागफल इंटू 5, तो 5 से आपने काट दिया 12 बार, तो यहाँ से आपने निकाल दिया भागफल। जब आपके पास भागफल आ गया 12, भाजक आपके पास 60 है, शेष आपके पास 30 है, तो आपको चाहिए भाज्य। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है आपका 60, भागफल है आपका 12 प्लस शेष है आपका 30। तो 60 गुणा 12 720 प्लस 30, तो आपका जो भाज्य आएगा वो आएगा 750। तो आपका जो भाज्य होगा वो 750। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला सवाल है आपका 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर 20 इंटू 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो अभाज्य संख्या, पहली बात आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से विभाजित हों, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वह आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको यहाँ आप आधार और इसको कहते हैं आप घात। तो जो आधार में संख्या दी हुई है उसको आप सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ें। तो ये जो 25 दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 24 को लिख सकते हैं आप अभाज्य संख्या के रूप में, या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 20, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8 दिया 24 और 2 एक अभाज्य संख्या है। इंटू 26 को लिख सकते हैं आप 13 गुणा 2 की पावर 25। हम जानते हैं कि घातांक करनी में हमने पढ़ा है कि a क्रॉस b की पावर m बराबर होता है a की पावर m क्रॉस b की पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10 इंटू, ये पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाता है, 2 की पावर 20 दिया 60 इंटू 3 की पावर 20 गुणा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25। इतना लिखने के बाद हमारे जो आधार वाली संख्या है वो सभी आपकी बन जाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो जब इनका आपका आधार जब अभाज्य संख्या बन जाएगा तो जिनकी जो सारी घातें हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वही आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाएगा। जैसे 10 और 10 20, 20 60, 80 100, 25 और 50, तो आपका आंसर आएगा 150। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल जो संख्या है वो आपकी रहेगी 150। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका 6 की पावर 33 गुणा 7 की पावर 22 गुणा 8 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सबसे पहले ये जो आधार वाली संख्या है उनको आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 33 गुणा 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो 7 की पावर 22 इंटू 8। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की पावर 3 की पावर 11। हम जानते हैं घातांक करनी में a क्रॉस b की पावर m होता है तो उसका मान होता है a की पावर m इंटू b की पावर m। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 33 इंटू 7 की पावर 22 इंटू एक दूसरा
घातांक करने में हम जानते हैं कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उनका गुणा हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 11 का 3 से किया तो 33। इस प्रकार आपके जो आधार वाली संख्या है वो सभी कैसी हो गई आपकी अभाज्य। जब संख्याएं आपकी आधार वाली अभाज्य हो गई तो आप इनकी घातों को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। तो आपने 33, 33, 22 और 33 को जोड़ने पर जो संख्या आई है वो आपकी आई है 121। तो आपका आंसर होगा 121। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ऐसे सवाल में आपसे पूछा जाता है कि या तो सबसे बड़ी संख्या या आपसे सबसे छोटी संख्या। तो आपको सबसे पहले इनको इस तरह लिख लें आप 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है 20, 30, 40 और 50 जो इनकी घात हैं उनका मासा। तो 50, 40, 30 और 20 का जो मासा आएगा वो आएगा आपका 10। तो जो मासा आपका 10 आ रहा है उस मासा को आपको इन सब नंबरों में भाग देना है। तो यहाँ 2 की पावर 50 है तो 2 की पावर 50, तो 50 में जब आपने मासा 10 का भाग दिया तो 5 बार गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10। इसी प्रकार यहाँ इसको लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4 की पावर 40 और जब आपने इसमें भाग देंगे आप 30 में तो 3 बार जाएगा और जितनी बार जाएगा उसको आप उसकी पावर चढ़ा देंगे और इसको इसी तरह लिखेंगे आप 5 की पावर 2 की पावर 10। हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पंजे 50, 10 चौके 40, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20। जब सभी संख्याओं की घातें आपकी बराबर हो जाती हैं तो जो अंदर जो संख्या दे रखी है जैसे 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो होता है 32। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 की पावर 10। इसी तरह यहाँ 3 की पावर 4 है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 की पावर 10 और यहाँ 4 चौके 16 चौके 64 की पावर 10 और यहाँ लिख देंगे आप 25 की पावर 10। जब आपकी आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो जो संख्या आधार में सबसे बड़ी होती है वह संख्या सबसे बड़ी और जो आधार में सबसे छोटी होती है वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है तो 81 की पावर 10, 81 की पावर 10 को हमने लिखा है 3 की पावर 40। तो यहाँ जो बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी आएगी 3 की पावर 40 जो कि आपका आंसर है। इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप इनकी घातों का HCF लेंगे जिसे आप मासा कहते हैं। तो 250, 150, 100 और 200 का जो HCF आएगा आपका वो आएगा 50। जो आपने HCF लिया है उसका भाग आपको प्रत्येक पावर में देना है। तो यहाँ से आपने 2 लिखा। अब यहाँ 250 में जब 50 का भाग देंगे तो जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसके HCF को घात बना देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 की पावर इस 50 से भाग देंगे तो 3 बार और उसकी पावर HCF को बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 100 है तो 100 में आपने 50 का भाग दिया 2 बार तो इसका होल जब पावर चढ़ाएंगे तो उसका HCF लगा देंगे ऊपर। इसी तरह यहाँ पर 4 के लिए आप लगाएंगे 50 का भाग दूसरे में देंगे आप 4 बार और उसकी होल पावर बना देंगे HCF को जो कि आपका 50। तो 2 की पावर 5 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32, 32 की पावर 50। इसी प्रकार 3 तिया 9 तिया 27 की पावर 50, 5 की पावर 2 25 की पावर 50 और 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 256 की पावर 50। तो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होगी जब आपकी घातें बराबर हो गई हैं आपकी 50 50 50 तो आधार में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह आपकी सबसे बड़ी संख्या और जो आधार की सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 5 की पावर 2 की 50
जो जिसका वैल्यू आएगा आपका 5 की पावर 100। तो 5 की पावर 100 जो है वो आपकी सबसे छोटी संख्या है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 4 की पावर है 50, जो किसके लिए लिखा गया है आपको 4 की पावर 200 को। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 4 की पावर 200 है, और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 5 की पावर 100। इसी तरह आपका अगला सवाल है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको 5 क्रमागत या 6 या 7 या 4 जो भी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें आप सबसे पहले ठीक बीच की संख्या निकालें। तो हमें मालूम है कि यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो आपने 1, 2, 3, 4 और 5 विषम संख्याओं को बिठाया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ठीक बीच की संख्या निकालेंगे। तो ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये योगफल दिया है, तो इस योग में आपको टोटल संख्या से भाग देना है। तो आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच की संख्या। तो 145 में जब आपने 5 का भाग दिया तो ठीक बीच की संख्या निकल के आई आपकी 5 दूनी 10 और 5 9 45। तो यहाँ से इसमें आपका जो ठीक बीच की संख्या निकलेगी वो निकलेगी 29, और 29 से पहले दो विषम संख्याएं और हैं। तो 29 से पहले जो विषम संख्या आती है वो है आपकी 27, और इससे पहले जो विषम संख्या है वो आपकी है 25। अब 29 के बाद 2 है, तो 29 के बाद 2 31 और 33, क्योंकि लगातार विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इसलिए 29 के बाद 31 और 31 के बाद 33। तो यहाँ पूछा गया है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 25। अगला सवाल है आपका, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है जो अभी किया है कि 6 संख्या है तो आप 6 बिठा लें, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आपकी संख्या सम अंकों में हो, 1 2 3 4 5 6, या 6 संख्या हो या 8 संख्या हो या 4 संख्या हो या 10 संख्या हो, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालनी होती है। तो 6 संख्याओं के बीच में आप बीच की जो संख्या निकालेंगे वो 1 2 3 इधर से और 3 इधर से, इसका मतलब है कि यहाँ बीच वाली संख्या निकल के आएगी। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए वही प्रोसेस करते हैं जो अभी आपने किया है, योग बटे जितनी आपकी संख्या है वो संख्या का भाग दे देंगे। तो संख्या है आपकी 6, तो योग है आपका कितना 102 बटे 6। 6 से जब भाग देंगे आप तो यहाँ निकल के आएगा 17। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सम संख्या, लेकिन हमें पता है कि ये इन 6 संख्याओं के बीच की जो नंबर है 3 इधर से 3 इधर से, ये 17 है, लेकिन 17 तो विषम संख्या है। तो 17 विषम संख्या है, लेकिन 17 से पहले वाली जो संख्या आती है वो क्या है आपकी 16, और 17 के बाद जो संख्या आती है वो आती है आपकी 18, जो कि 16 और 18 सम संख्याएं हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि 16 से आगे वाली जो संख्या है वो आपकी सम संख्या होगी 14, और यहाँ पर होगी 12। इसी प्रकार 18 के बाद दो संख्याएं बैठी हैं आपकी सम, तो 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22। तो यहाँ जो 17 का जो काम था वो सिर्फ इनका पड़ोसी निकालने का था कि 17 से पहले सम संख्या कौन सी है, वो है 16, और 17 के बाद की जो सम संख्या है वो है आपकी 18। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो आपका जवाब होगा 12। अगला सवाल है, √7 करनी के ऊपर करनी लगी हुई है और वो डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो आंसर होगा, जो करनी के अंदर जो संख्या है वही आपका आंसर है। यदि करनी के अंदर 7 है तो 7, 5 है तो 5, और 10 है तो 10, और 20 है तो 20, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है आपका √6 और √6 सॉरी तो ये जो करनी है वो आपकी इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। तो ये जो करनी है वो आपकी 1 2 3 और 4 टर्म तक जा रही है। तो आप ऐसा जब सवाल आए जो कि अनंत तक वो सीरीज नहीं जाए, आपकी करनी नहीं जाए, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे, जो करनी के अंतर्गत संख्या है उसको लिखेंगे आप 2। अब ये जो संख्या 6 है आपकी, उसको कितनी बार करनी के अंदर लिखा गया है, 1 2 3 और 4। तो इस करनी का मतलब होता है कि इसकी घात है आपकी 1/2। तो इसको आप लिखते हैं कि 2 की पावर जितनी बार ये करनी चढ़ी हुई है
वो लिखेंगे आप 2 की पावर 4। तो यहाँ 4 करनी है आपकी, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिया आपने 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो 16 से आप जब 1 कम करेंगे तो आएगा 15। तो आपका जवाब होगा 6 की पावर 15/16। इसमें आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 1 - 1/2 की पावर n। n का मतलब है यहाँ पे करनी को कितनी बार लिखा गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 की पावर, करनी है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे आप 1 - 1/2 की पावर 4 का मतलब है 16। 16 में 16 एकम 16 में से क्या है तो 15, तो मिलेगा आपको 15/16। तो इस 15/16 को आप 6 की पावर चढ़ा देंगे और वही आपका आंसर है। इसी तरह अगला सवाल है √15, √15 और √15 जो कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये करनी आपकी 1 2 3 4 और 5 बार करनी लगी हुई है। तो जैसा कि अभी आपने किया है, ये जो करनी के अंदर संख्या है उसको आप सेम लिखेंगे 15। कितनी बार करनी है आपकी 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे आप 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 से 1 कम किया 31, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 15 की पावर 31/32, जो कि आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जब आपको इस तरह का सवाल दिया हो 12 12 12 या और भी कोई नंबर जो कि अनंत तक जा रहा है, तो इस सवाल को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि इन संख्याओं को जो करने के अंदर दी है इसको दो लगातार दो क्रमागत गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ 12 है तो 12 को तोड़ देंगे आप 3 × 4, 3 चौके 12। लगातार का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड इनके बीच का अंतर 1 हो, तो 3 चौके 12। तो यहाँ जो बड़ा गुणनखंड होगा वो आपका पॉजिटिव और जो छोटा गुणनखंड होगा वो आपका होगा नेगेटिव। तो आपका आंसर होगा यहाँ -3 और 4। अगला सवाल है √110 माइनस √110 माइनस 110 अंडर के अंदर माइनस √110 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब ये सवाल आपका माइनस में हो और ये अनंत तक जा रहा हो, तो 110 जो आपकी करनी के अंदर संख्या है उसको दो लगातार गुणनखंडों में तोड़ते हैं, और लगातार गुणनखंडों का मतलब अभी बताया है कि जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो 110 को लिख सकते हैं आप 10 × 11। पर ध्यान रखिएगा यहाँ जब माइनस की सवाल है तो जो छोटा गुणनखंड होगा वो आपका होगा पॉजिटिव और जो बड़ा होगा वो होगा आपका नेगेटिव। तो आपका आंसर होगा 10 और -11। अगला सवाल है √11 प्लस √11 प्लस √11 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब ये जो करनी के अंदर संख्या है 11 है, इस 11 के दो लगातार फैक्टर नहीं हो रहे हैं। जब इनके करनी के अंदर वाली संख्या के लगातार फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अर्थात जिन फैक्टरों का अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में 11 से ऊपर वाली संख्या आपको माननी होती है। तो 11 से ऊपर वाली संख्या आपने जैसे ली 12, तो 12 का जो लगातार फैक्टर करेंगे आप 3 चौके 12, और 3 और 4 के बीच में अंतर है आपका 1। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 और 4 के बीच। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ 3 क्या है, 3 की अभाज्य संख्या है और 3 के दो गुणनखंड ऐसे नहीं टूट रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो इससे जब यहाँ ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस से ऊपर अगली वाली संख्या को बढ़ा के लिखते हैं। तो 3 से अगली वाली संख्या आपने बढ़ाई 4, तो 4 का फैक्टर हुआ 2 × 2, तो उनके बीच का अंतर है आपका 0। तो आपने इसी तरह 5 लिया तो 1 पंजे 5, आगे बढ़े आप 6, तो 6 का हो जाएगा 2 तिया 6। तो आपका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जो मान होगा वो A का बड़ा होगा 2 से और छोटा होगा 3 से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही। अगला सवाल है आपका √3 माइनस √3 माइनस √3 और इनफाइनाइट तक। जब आपका सवाल माइनस में हो और यहाँ कोई अभाज्य संख्या दी हो जिसका फैक्टर करने पर उनके बीच का अंतर 1 नहीं आए, और यहाँ माइनस दिया है, तो हमें माइनस के लिए पीछे वाली संख्या को जाना होता है।
तो 3 से पीछे वाली जो संख्या है, 3 से जो पहले आती है वो आती है 2। तो 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर आएगा 1। तो 1 दूनी 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में आंसर आएगा इसका ये वाला। तो 1 और 2 के बीच में आंसर होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसको कि जब भी आपका माइनस में सवाल दिया हो तो माइनस के लिए हमें पीछे वाली संख्या को लेना होता है और वह संख्या ली जाती है जिसके 2 फैक्टर करने पर उनके बीच का अंतर 1 आए। तो 3 से पहले 2 है और 2 का फैक्टर करेंगे तो आप 1 और 2, 1 दूनी 2 और 1 और 2 के बीच का जो अंतर है वो 1 है। इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आपका आंसर होगा 1 और 2 के बीच। अगला सवाल है अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 49। तो ऐसे सवालों को हम हल करते हैं पीछे से। तो यहाँ है अंडर रूट 49। तो अंडर रूट 49 से बाहर आएगा आपका 7। इससे ऊपर करनी लगी हुई है और इसमें है 57। तो 57 प्लस 7 ये होता है 64। तो 64 से बाहर निकलेगा आपका 8। तो 8 जब बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर और करनी बैठी हुई है। तो 136 प्लस 8 144 और 144 से जब बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। इसी तरह आपका अगला सवाल है अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81। तो सबसे पहले आप अंडर रूट 81 से बाहर निकालेंगे 9। तो जब अंडर रूट 81 से बाहर 9 निकलेगा तो 9 को इसकी जगह पर रखेंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। और 16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से 4। 4 प्लस 32 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो 32 और 4 होता है 36। और 36 की जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो निकलेगा बाहर 6। और 106 में से जब आपका 6 जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका 100। और 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।